हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएस चैनल। आज हम जानेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीव का पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, जिनका जन्म 8 फरवरी 1834 को हुआ था टोबोलस्क, पश्चिमी साइबेरिया, रूस में। ये एक रूसी केमिस्ट थे, रसायनज्ञ थे। इनको आवर्त सारणी का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने उस समय के ज्ञात 63 तत्वों को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया और उनकी एक आवर्त सारणी इन्होंने तैयार की। दोस्तों, इन्होंने जो नियम दिया वो नियम दिया तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने परमाणु भार को ही आधार लिया और अपने तत्वों को, उस समय के जो ज्ञात तत्व थे, उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। चलिए जानते हैं अब मेंडलीव के आवर्त सारणी के मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो गाइस, मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई उसमें 6 क्षैतिज पंक्तियां रखी। 6 क्षैतिज पंक्तियां बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को। ये देखिए, ये 6 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको बोला जाता है क्षैतिज पंक्तियां। और इन्होंने जो समूह बताए, 8 समूह इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में बनाए। समूह बोलते हैं ऊपर से नीचे जो काउंट करते हुए हम आ रहे हैं, ये टोटल इस प्रकार ये 8 समूह इन्होंने मेंडलीव साहब ने इसमें बताए अपने। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इन्होंने आधार लिया इस आवर्त सारणी को बनाने के लिए, उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले अधिकांश यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने फोकस किया, इन्होंने केंद्रित करा अपना ध्यान कि तत्वों को जिनको की आवर्त सारणी में व्यवस्थित करना था, उनकी ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ की अभिक्रिया के गुण को उन्होंने जो है अपना केंद्र बिंदु बनाया। अब सवाल उठता है कि इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों चुना इसके लिए? इसका सीधा सा जवाब है, चूंकि ये बहुत ही सक्रिय धातु होती हैं, रिएक्टिव धातुएं होती हैं और अधिकांश तत्वों के साथ ये अभिक्रियाएं कर लेती हैं और यौगिक बना देती हैं, जिससे कि हमें अभिक्रिया के प्रकार और किस तरीके से तत्व अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में, उस प्रवृत्ति का हमें अंदाजा लग जाता है। तो इस प्रकार से जब तत्व की हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनने वाले यौगिक को हम बोलते हैं ऑक्साइड, और तत्व की जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो बनेगा यौगिक उसको हम कहते हैं हाइड्राइड। तो ऑक्साइड किस प्रकार का मिल रहा है हमें और हाइड्राइड किस प्रकार का मिल रहा है, उसके आधार पर इन्होंने तत्वों के गुणों का अध्ययन किया। ऑक्साइड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई ऑक्साइड होता है MO प्रकार का, कोई M2O3 प्रकार का। M क्या है? M कोई भी तत्व हो सकता है, M कोई भी तत्व हो सकता है और ऑक्साइड कई कई प्रकार के इसमें बनते हैं। तो इन्होंने किस प्रकार की हाइड्राइड मिल रही है तत्व की अभिक्रिया कराने के साथ में हाइड्रोजन के साथ, और किस प्रकार का ऑक्साइड मिल रहा है ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने के साथ में, उस तरह से इन्होंने इनको वर्गीकृत कर लिया। जहाँ पे एक तरह की ऑक्साइड तथा हाइड्राइड मिल रही थी, उन तत्वों को उन्होंने एक ही समूह में रखा और जहाँ पर जो अलग तरीके की थी उसको अपने उस अलग तरीके में उन्होंने रखा। समान गुणधर्म वाले तत्वों को उन्होंने इस प्रकार एक साथ रखा और आवर्त सारणी में उनको जो है स्थान देते चले गए और बनाते चले गए। और जो इन्होंने ये भी देखा कि तत्वों को जो व्यवस्थित करा वो इन्होंने आरोही क्रम में व्यवस्थित करा, परमाणु भार के, द्रव्यमान के। परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने जमाया। बाद में ये भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। तो यह एक गुणों का क्रम रिपीट हो रहा था तुरंत, तो वो एक ही जगह पर आके मिल रहे थे जो समान गुणधर्म थे भौतिक और रासायनिक आधार पर। तो इन सब को आधार लेकर मुख्य रूप से हाइड्राइड तथा ऑक्साइड का अध्ययन तत्वों का और बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, ये इन्होंने 2 मूलभूत बातें अपनी रखी, इस क्रम में सजाया तत्वों को और इसके आधार पर इन्होंने अपनी आवर्त सारणी तैयार कर दी, जिसका सिद्धांत हम कहते हैं कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। सो गाइस, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्साइड और हाइड्राइड का अध्ययन किया गया है। ऑक्साइड भी हमें कई प्रकार के मिलते हैं। कोई ऑक्साइड हमें R2O प्रकार का मिलता है, कोई RO प्रकार का मिलता है, कोई R2O2 प्रकार का, कोई RO2 का। तो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। इसी प्रकार हाइड्राइड भी अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, कोई RH टाइप का और RH2 टाइप का, RH
3 टाइप का, इस प्रकार से मिलते हैं हाइड्राइड। आर यहाँ पर कोई भी तत्व है। तो कहने का मेरा अर्थ है, सपोज कोई ऑक्साइड हमें R2O टाइप का मिल रहा है, तो वो जैसे कोई तत्व है Na है, ये ऑक्साइड के साथ जो देगा Na2O प्रकार का देता है, तो इसको R2O टाइप का, इस तरह के और भी तत्व जो ऑक्साइड इसी टाइप के बना रहे हैं उसको R2O टाइप का इन्होंने जो है वर्गीकृत कर दिया और उन सारे ऑक्साइड्स को इस कॉलम में इन्होंने डाल दिया। ऐसी जो RO टाइप का ऑक्साइड दे रहा था वो अलग कॉलम में इन्होंने डाल दिया। और सेम यही क्राइटेरिया उन्होंने हाइड्राइड का रखा, जो जिस प्रकार की हाइड्राइड दे रहा था तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर, उसको उसी प्रकार के कॉलम में इकट्ठा साथ रख दिया गया। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारे स्थान यहाँ पर खाली भी छोड़े गए हैं। तो मेंडलीफ साहब ने जो उस समय तत्व ज्ञात नहीं थे उनका उन्होंने खाली स्थान यहाँ पर छोड़ दिया। गाइस, अब हम बात करते हैं मेंडलीफ की सारणी की उपलब्धियों के विषय में। मेंडलीफ ने एक समझदारी दिखाते हुए ऐसे तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जो उस समय ज्ञात नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसका आकलन करके बताया कि जो तत्व भी पाया जाएगा वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसके गुण होंगे, बोरोन जैसे होंगे। तो उस समय इन्होंने एक अपना हाइपोथेटिकल नाम दे दिया एका बोरोन। एका बोरोन ऐसी जो सिलिकॉन जैसा था उसको डाल दिया एका सिलिकॉन। और एल्युमिनियम की जैसी प्रवृत्ति का कोई यदि खाली स्थान था तो उसके ग्रुप के लिए उसने, समूह के लिए उसका नाम दे दिया एका एल्युमिनियम। एका ये संस्कृत से शब्द लिए गए हैं। बाद में जब देखा गया एका बोरोन जो इन्होंने नाम दिया था उसको, उसकी जब खोज हुई उस तत्व के बाद में उसको स्कैंडियम नाम दिया गया। ऐसे ही एका सिलिकॉन की खोज जब हुई तो उसको जर्मेनियम नाम दिया गया और एका एल्युमिनियम को गैलियम नाम दिया गया। तो इन्होंने जो इनके अनुमानित तत्व थे वो इन्होंने इसी आधार पर खाली जगह छोड़ी और उनका नाम दिया। जैसे एका एल्युमिनियम जो इन्होंने नाम दिया वो परमाणु द्रव्यमान का भी इन्होंने आकलन करके बताया, और ऑक्साइड ये बताया कि ऑक्साइड E2O3 प्रकार का देगा और क्लोराइड भी वो ECl3 प्रकार का देगा। लेकिन बाद में खोज हुई तो वो गैलियम नाम का तत्व पाया गया और वाकई में उसने ऑक्साइड उसी प्रकार का दिया जैसा E2O3 टाइप का मेंडलीफ साहब ने बताया था, और क्लोराइड भी उसने GaCl3 प्रकार का दिया जो कि मेंडलीफ जी ने बताया था ECl3 टाइप का जो है क्लोराइड मिलेगा। मेंडलीफ की सारणी में इन्होंने जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, नोबल गैसेज जो सबसे सीधे हाथ की तरफ होती हैं, जैसे सोना हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सारे, इनके लिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ा हुआ था। और बाद में उस समय इनको नहीं पता था कि इनकी खोज होगी, लेकिन जब ये डिस्कवर हुए, जब ये तत्व पाए गए तो बिल्कुल उनको सटीक जगह पर वो बैठा दिए गए। और जो मेंडलीफ साहब ने जो सजाया था, व्यवस्थित किया था जिन तत्वों का, उनको भी छेड़ना नहीं पड़ा इसमें। अतः वो आसानी से जो उत्कृष्ट गैसें थी उस सारणी में स्थान पा गई और सेट हो गई। इतना कुछ करने के बाद भी कुछ कमियां उसमें भी देखी गई, तो उनको हम कहते हैं मेंडलीफ आवर्त सारणी की सीमाएं। एक तो मेंडलीफ साहब इसमें हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, क्योंकि ये बार बार कंफ्यूज हो रहे थे कि ये पहले ग्रुप में डाला जाए कि सातवें में डाला जाए, क्योंकि इनकी जो गुणधर्म क्षार धातुओं और हेलोजन दोनों से मिलजुल रहे थे। क्षार धातुएं जो आपकी होती हैं लेफ्ट साइड में, और जो हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन दोनों से मिलते जुलते इनके मिल रहे थे गुण, तो वो कंफ्यूज हो गए। अतः हाइड्रोजन की स्थिति का वो सही पता हमें बता नहीं पाए। और खास बात यह भी रही कि इसमें समस्थानिकों का भी स्थान स्पष्ट नहीं हो पाया। समस्थानिक आप जानते हैं जिनका परमाणु क्रमांक सेम रहता है लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 होते हैं समस्थानिक, एक होता है H1, एक होता है H2H1 और तीसरा होता है H3H1। तो ये हाइड्रोनियम, ट्रिटियम ऐसा करके, ड्यूटेरियम, 2 वाले को ड्यूटेरियम बोलते हैं और 3 परमाणु क्रम वाले को बोलते हैं ट्रिटियम। तो ये इनका इस तरह के समस्थानिक थे, और भी थे, यूरेनियम के थे। ये सारे इन्होंने सही स्पष्ट रूप से नहीं बताए कि इन समस्थानिकों को कहाँ स्थान दिया जाएगा, कहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो परमाणु संख्या हमारा आधार थी, परमाणु संख्या तो सेम थी लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो रहा था। तो इस तरीके से बिल्कुल भी स्पष्ट स्थिति इसमें नहीं आ रही थी, और अगर इसमें डाल रहे थे तो पूरा अव्यवस्थित हो रहे थे इसके अंदर तत्वों के क्रम। इसमें यह भी देखा गया
के तत्वों के द्रव्यमान जो बढ़ रहे थे वो एक निश्चित क्रम में नहीं बढ़ रहे थे, कहीं पर कम ज़्यादा इस प्रकार बढ़ रहे थे। तो ये अनुमान लगाना उस समय संभव नहीं हो रहा था कि तत्वों के बीच में कितने तत्व की हमें खोज पाई जाएगी, कितने तत्व उसके बीच में डिस्कवर होने हैं, ये भी पूरी तरह से उसमें पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि बहुत ही असमान तरीके से परमाणु द्रव्यमान घट बढ़ रहा था। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज टॉपिक गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार हम जानेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।